वार्ड नंबर 3 के पार्षदों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी सड़क और विकास को लेकर जनता लगातार उनको घेर रही है, तो कभी शमसुद्दीन चौधरी के दस्तावेजों को लेकर, और जो वहाँ पर दूसरे पार्षद हैं सुनीता तिवारी, उस मामले में अब हाल में जो डुंगरा पुलिस स्टेशन में कोर्ट में जो अपनी जांच के आधार पर रिकॉर्ड वहाँ पर जो दिया था, वो रिकॉर्ड जज ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। आज हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट शशांक मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से इस पूरे मामले में शशांक मिश्रा जी बने हुए हैं, जो अनु मिर्जा है कांग्रेस से वार्ड नंबर 3 में, उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया था कि शमसुद्दीन चौधरी है जो नूरुद्दीन चौधरी के बेटे, पार्षद का चुनाव लड़े और बीजेपी से जीते भी हैं। आरोप इस तरीके का है कि गलत दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा गया और कहीं ना कहीं चुनाव विभाग को भी ये गलत मैसेज दिया गया है और शासन प्रशासन को लेकर भी इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में जो कोर्ट का भी बयान आ रहा है और कोर्ट ने डुंगरा पुलिस स्टेशन का जो टिप्पणी थी उसको खारिज करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? विनय भाई, देखिए, कोर्ट इज एक बोलते हैं ना, एक इंडिपेंडेंट प्लेस है जहां पर हर व्यक्ति न्याय की अपेक्षा से आता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमने जब इसमें जो फरियादी हैं मोहम्मद अब्दुल रौफ मिर्ज़ा, जो कि अन्नू मिर्ज़ा, जो कि वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़े हैं, उनके द्वारा एक फरियाद दाखिल की जिसके अंदर हम वकील हैं। कोर्ट ने जैसे ही फरियाद का संज्ञान लिया, उस पर दलीलें हुई, दलीलें होने के बाद उस पर संज्ञान लिया कोर्ट ने, एंड देन कोर्ट हैज़ ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन 14 डेज कि आप 14 दिन के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके इसका रिपोर्ट दीजिए टू दी डुंगरा पुलिस स्टेशन। नाउ कमिंग टू सेकेंड एस्पेक्ट कि जहां पर डुंगरा पुलिस स्टेशन ने 14 दिन के तपास के पीरियड के बाद कोर्ट में एक हलफनामा अपना एक डॉक्यूमेंट फाइल किया स्टेटिंग कि ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस इज आउट ऑफ दैट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज है। इस पर फरियादी की तरफ से हम वकील थे, हमने आपत्ति उठाई कि ये कैसा चीजें हैं, और हमने नामदार सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन वो कोर्ट को दिखाए। और कोर्ट ने जब उसका संज्ञान लिया, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफ वापी, उन्होंने जब इसका संज्ञान लिया तो कोर्ट ने दोबारा उनको फिर से रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर किया है, और अभी हाल ही में वो चीज़ें चल रही है इन्वेस्टिगेशन के तौर पे। अच्छा, जैसे देखा गया कि शुरू में कई सोशल मीडिया पर ये मामला पहले तूल काफ़ी पकड़ा था, बीच में काफ़ी शांत हो गया। हाल में जब हम लोगों ने अभी कल और आज कुछ न्यूज़पेपरों में देखा, जब ये खबर सामने आई, तो उसके बाद फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपके ऑफिस पे आए। किन दस्तावेजों के आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें तो गलत हुई है, ऐसा फरियादी का कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र और एलसी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। तो हिंदी विद्या मंदिर की जो प्रिंसिपल थी पहले, सुनीता तिवारी, और जो कि वार्ड नंबर 3 से पार्षद भी हैं अभी इस बार, उन्होंने एज पर द कंप्लेन फॉर्ज और फैब्रिकेटेड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनाया, और उसमें डेट ऑफ बर्थ जो शमशु का है उसमें बताया कि 16/3/1994। बल्कि उसके विपरीत उनके जो दूसरे डॉक्यूमेंट है शमशुद्दीन के, जो कि है सेंट जेवियर स्कूल्स के डॉक्यूमेंट, फिर वापी नगर पालिका और फिर अदर साइड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर उनका डेट ऑफ बर्थ आया फ्रॉम द ईयर 1997। तो एक साइड आप बोल रहे हो 1994, अनदर साइड जो आपके असली में डॉक्यूमेंट पड़े हैं, जो कि भारत बर्थ सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने आपके बनाए हैं, वापी नगर पालिका से इशू है, उसमें आपका 1997 आ रहा है। तो ये जो 4 साल का गैप है, ये बहुत, एक बोलते ना, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि शमसुद्दीन 2015 में भी इलेक्शन लड़ चुका है, और 2015 के जो इलेक्शन थी उसके अंदर अगर हम कंप्यूट करें या उसको कैलकुलेशन करें तो 1997 के आधार पर उनकी उम्र, जो कि उनकी सच वाली उम्र है, उसके हिसाब से वो 16 साल और 17 साल के आसपास उनका वो था, उम्र समय चुनाव को लड़े थे। वो लड़े थे
2015 में, उनका हलफनामा भी पेश किया गया कोर्ट में। तो इसका मतलब ये होता है, और उस टाइम पे भी जब वो इलेक्शन लड़े थे तो 1994 के डॉक्यूमेंट से लड़े थे 2015 में। तो आप ये सोचिए कि एक माइनर बच्चा इलेक्शन लड़ता है 2015 में, एक माइनर बच्चा इलेक्शन जीत भी जाता है 2015 में, और उसके बाद उसने भारत सरकार के कितने डॉक्यूमेंट पे साइन किए होंगे। कितना कितना बड़ा अपराध हो सकता है ये बहुत संगीन अपराध है। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति माइनर पावर में और सत्ता में आ जाए, तो आप सोचिए कि उस एरिया में उसने कितने पेपर साइन किए होंगे, वो सब की अब एक वैधता, वैलिडिटी क्या रह गई। आप सोचिए कितना बड़ा अपने लेवल में एक बहुत बड़ा स्कैम है। इट इज नॉट अ स्कैम रिलेटेड टू वन इंडिविजुअल, इट इज अ स्कैम रिलेटेड टू द पब्लिक, कि पब्लिक के साथ बहुत बड़ा स्कैम है 2015 में। अब आते हैं अभी का इलेक्शन जो 2026 में हुआ, सेम वही डॉक्यूमेंट उन्होंने रिलाई किया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है। अब इलेक्शन जो व्यक्ति लड़ता है तो वो सिर्फ लिविंग सर्टिफिकेट पे तो लड़ेगा नहीं, और भी फर्दर डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटिंग कार्ड, मतलब सब्सिक्वेंट हाउ मेनी डॉक्यूमेंट इज बीइंग फॉर्ज और गलत गलत बनाए हैं, वो भी जांच का विषय है। तो ये अपने में अगर आप देखो तो बहुत बड़ा स्कैम है, और इसकी जांच अभी चल रही है और कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने बताया गए, दस्तावेजों के साथ में हेरा फेरी गई, गवर्नमेंट के थ्रू दस्तावेज बन भी गए, स्कूल के थ्रू दस्तावेज बनाए गए, कौन कौन इसमें संलिप्त हो सकता है और ये कितना बड़ा अपराध माना जा सकता है? देखिए टू इंडिविजुअल्स, फर्स्ट आई विल टेल अबाउट शमशुद्दीन नूरुद्दीन चौधरी और सुनीता तिवारी। ये दो आरोपी तो फिक्स हैं, और अब जांच में और भी लोग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि और किसने किसने उस डॉक्यूमेंट को लिखा, किसने उस डॉक्यूमेंट को बनाया, कहां प्रिंट हुआ। बहुत इन्वेस्टिगेशन इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन थिंग कि भाई डॉक्यूमेंट गलत बना, कैसे बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, और कितने डॉक्यूमेंट हुए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब इसके अंदर आरोपी एक नहीं या दो नहीं, बहुत अनेक आरोपी हैं, और धीरे धीरे वो न्यायिक तौर पे जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से बाहर निकलेंगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से अदालत का ये जो फैसला आया आपके पक्ष में, ये पहली जीत मानी जाए? देखिए ये जीत आप इसको टाइटल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जीत तो तब होगी जब वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ एफआईआर दाखिल होगी। जीत तो तब होगी जब वो व्यक्ति सही में गलत कोर्ट के ऑर्डर पे, जैसे कि अभी केस चलने के बाद सही में उनको सजा सुनाई जाए, तब जाके एक जीत होती है। और ये जीत सिर्फ हम इंडिविजुअल्स की नहीं है, एक पब्लिक की जीत है। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक व्यक्ति अगर झूठे डॉक्यूमेंट से इलेक्शन लड़ रहा है, सब चीजें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कितने लोगों के वोट और विश्वास का हनन है, उन सबकी जीत है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ स्कैम ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज अ स्कैम ऑफ पब्लिक। ये पूरे पब्लिक से स्कैम है। क्या आपको उम्मीद है कि आगे जो पुलिस है वो निष्पक्ष पूछताछ करेगी और आगे जिस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, अभी आपको किस तरीके की उम्मीद है आगे? देखिए पुलिस अपने ड्यूटी तो प्रॉपर वे से कर ही रही है। कुछ कुछ देखिए लॉ के हिसाब से भी चीज़ें अमेंड होती है, चेंजेस होती हैं, और चीज़ों में कहीं ना कुछ तकलीफें आती हैं। बट जहाँ तक हमारा विश्वास है न्यायपालिका पे, वो निष्पक्ष है, और वो जांच जैसे भी करे या जो भी ऑर्डर करे, क्योंकि मैटर इज नाउ सब जुडिस, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है, तो मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर सकता। बट न्यायपालिका पे भरोसा फरियादी को भी है और हर एक भारत नागरिक के देश को है। तो आगे आगे देखते हैं होता क्या। और 14 तारीख को तो खुद उसकी सुनवाई है। अब जो पुलिस रिपोर्ट जो आएगी दूसरी बार, उसकी भी सुनवाई है। अच्छा, अगर आगे जांच होती है और अपराध अगर सिद्ध हो जाता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए जिस हिसाब से जो जो सेक्शन लगाए गए हैं उसके अंदर आजीवन कैद की भी सजा है, और ये कोर्ट का मैटर होता है कि कोर्ट को कितनी सजा देनी है, केस कैसे चला, एविडेंस कैसे लीड हुए, ये सब चीज़ें आती है, कितने एविडेंसेस आए, पुलिस ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोर्ट में। वो सब चलने के बाद ही एक व्यक्ति को सज़ा हो सकती है और होती है। तो वो सज़ा का पैमाना मैं इधर से बैठ के जज नहीं कर सकता, बस मैं एक आपको प्रोसीजर बता सकता हूँ ऐसा। दोनों में क्या लगता है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है इसमें? अगर एक तरफ से जो है जिसके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, दूसरा एक स्कूल के प्रिंसिपल, दोनों में से आप सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ,
आपने अगर नाम सुना होगा ये कायदे का, पॉक्सो एक एक्ट होता है, नाबालिग बच्चों के साथ कुछ भी घटनाएं हो जाए या अपराध हो जाए तो उसमें पॉक्सो एक्ट एक एक्ट लगता है, कानून। उसमें भी दो ही डॉक्यूमेंट को सर्वोपरि माना गया है फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट। वन इज द बर्थ सर्टिफिकेट issued by the registrar or फिर birth issuer officer or anything. Second is the school living certificate. जब जो व्यक्ति इस लेवल के डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर रहा है और जो उसको फर्दर यूज कर रहा है, तो आप सोचिए ना कि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि कौन ज्यादा किया, दोनों ही इक्वल है। आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, आपकी उम्मीद है, आपके जानकारी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये मामला पहुँचेगा? निष्पक्ष अगर जांच होगी तो किस तरीके से होगी? और अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इस टाइम पे बीजेपी से ये पार्षद भी है वार्ड नंबर 3 पे, क्या क्या घटना घट सकती है इस पूरे मामले के बीच? देखिए, पार्टी कोई भी हो, जहां पर पार्टी को भी एक बोलते हैं ना, एक, क्योंकि ये पब्लिक से स्कैम है, कोई भी पार्टी हो, तो जिस क्षण उनको पता चले कि कोई व्यक्ति उनके पार्टी में रह के इस प्रकार का दगाबाजी कर रहा है, तो कोई भी पार्टी मेरे हिसाब से जो सही में देश के लिए अच्छा चाहती है वो ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन आपने हाल में एक वीडियो भी देखा होगा, वायरल हुआ था, जितने बीजेपी के पार्षद जीते हुए थे उनको बलसाड़ बुलाया गया था। एक मीटिंग हॉल में मीटिंग चल रही थी, किसी ने बाहर से वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद उसको वायरल किया गया। उस वीडियो में ऐसा था कि कोई भी पार्षद मीडिया के सामने हीरो नहीं बनेगा, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इसको इस हिसाब से देखता हूं कि एक पार्षद जो जीता है वो पब्लिक के विश्वास से जीता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस लेवल की बातें करता है कि वो अपने जिनसे उसको वोट मिला है उसकी बात अगर मीडिया तक नहीं पहुंचा सकता, कोई चीज़ों को बता नहीं सकता, इसका मतलब आपका भी यही मानना होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी में इंसानों को या पार्षदों को दबाया जा रहा है। ये बात सही है या गलत, मैं आप पर छोड़ता हूँ और जनता पे छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से वार्ड नंबर 3 की जनता परेशान भी है, खास करके कामों को लेकर भी, और जिस तरीके से पार्षदों को मना किया गया है बोलने के लिए, और इस मामले के बाद भी हमने संपर्क करने की भी कोशिश की तो वहाँ से जवाब में ये आता है कि हमको ऊपर से मना किया गया है। क्या लगता है आपको कि जो लोग जनता से जीतकर आते हैं और वो जनता के सवालों के ही जवाब नहीं देते हैं, किस हद तक सही है? बहुत गलत है। और मैंने जैसे अभी आपको इसके पहले वाले सवाल का जवाब दिया था कि ये आप पर भी डिपेंड करता है और जनता पर भी करता है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि ये मेरे इंडिविजुअल के विचार नहीं है। आप किसी को भी पूछेंगे, 5वीं क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे कि तुम्हारे क्लास का मॉनिटर तुमको सजा नहीं दे सकता या तुम्हारी चीज़ें टीचर को नहीं बता सकता, तो फिर मॉनिटर रखा ही क्यों? इट मीन्स यू हैव गिवन वोट टू द पपेट्स, जो बोलते हैं ना वो 4 ऐसे ऐसे नाचने वाले लोग। तो वैसे अगर बीजेपी खुद बताना चाह रही है पब्लिक को कि हमने 4 पपेट्स रखे और उंगली पे ऐसे ऐसे नचाना है, तो जनता को भी दिख ही रहा है। अच्छा, इस मामले से पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे चुनाव आयोग को भी सौंपे आप लोगों ने? चुनाव आयोग को भी हमने सौंपा है। उस टाइम के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, एसडीएम धर्मपुर, हाँ शायद धर्मपुर या सॉरी एसडीएम वलसाड़ थे, वो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनको भी डॉक्यूमेंट सौंपा। उनके पास से भी जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स थे वो हमने लिया। उसके बाद हम पुलिस में गए, पुलिस के पास गए, पुलिस से अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स या फिर जो भी उनके रिप्लाई थे वो लिए। उसके बाद हम डीएसपी के पास गए, डीएसपी के पास जाने के बाद फिर हम कोर्ट में गए हैं। मतलब जो एक लॉ के जो प्रावधान होते हैं अंडर सेक्शन 173(1), 173(4), फिर 175(3), ये बीएनएसएस के कोड है, वो सारे हमने कॉम्प्लाई करके फिर हम कोर्ट में पहुंचे। इस पूरे मामले को समझने के बाद जनता से आपकी क्या अपील रहेगी या क्या रहेगी, जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आप खुद में भी सजग रहें कि आप किसको वोट देते हैं। हम अमूमन क्या करते हैं, पार्टी को देखकर वोट दे देते हैं। मेरा ये विचार धारणा है कि आप पार्टी को कम व्यक्ति को देख के वोट दीजिए, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ता है। आज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको देश आगे बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे? अभी मेरे को पता है कि चलो विनय जी अच्छे हैं, एक एग्जाम, विनय जी कोई भी पार्टी से, मेरा उससे क्या दायित्व है? विनय जी अच्छा है, मेरे लिए आ रहे हैं, मेरे लिए करने के लिए और बात सुन रहे हैं, और उनकी पार्टी से ये निर्देश नहीं है
कि हम तुमको पपेट बना के रखेंगे, तुम हमारी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते। तो हम उनको ही वोट देंगे ना कि जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। तो मेरा जनता से यही अपील है कि जो आपका प्रतिनिधित्व सही तरीके से कर सके उसको आप वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट शशांक मिश्रा, जो इस पूरे मामले में एज अ पक्ष के जो एडवोकेट है वो बने हुए हैं। अब अगले तारीख पे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके की जांच निकल कर सामने आती है, किस तरीके का न्याय आता है, और उसके बाद किस तरीके की कानून प्रक्रिया के तहत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया एडवोकेट शशांक जी ने बताई और जिस तरीके का ये पूरा मामला है, कहीं ना ये काफ़ी गंभीर मामला है, और साथ ही साथ सरकार के साथ में ये खिलवाड़ समझा जाना चाहिए इसको, क्योंकि सरकार के दस्तावेज बिना किसी लीगल प्रोसेस के बन भी जाते हैं, और उसके ऊपर जैसे इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति 16 साल की उम्र में जनता का राजा बन के बैठ जाता है और साइन भी करता है। इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए रखेंगे, और अदालत के फैसले के बाद या हर तारीख पे किस तरीके का क्या फैसला निकल कर आता है, ये आप सभी के बीच में लाते भी रहेंगे। आप सभी की इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।